प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के प्रमुख जो जनपद है जिसमें हमने जांगल, शिवी, सूरसैन और इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में आज हम आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश ने किस प्रकार अपने वंश और अपने साम्राज्य की स्थापना की, इसमें कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने मौर्य वंश की सत्ता और शक्ति को बढ़ाया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की, किस प्रकार से की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ कि मौर्य वंश से पहले भारत में जो मगध साम्राज्य, जो मगध महाजनपद था, वो बड़ा ही शक्तिशाली, 16 महाजनपदों में से जो मगध महाजनपद था वो बड़ा ही शक्तिशाली था। तो मगध महाजनपद पर एक मौर्य वंश से पहले एक वंश शासक करता था जिसका नाम था नंद वंश, जिसका नाम था नंद वंश। ये है वो मगध महाजनपद पर शासन कर रहा था मौर्य वंश से पहले। और इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था, कहीं कहीं हमें इसका नाम धनानंद देखने को मिलता है, कहीं किताब के अंदर घननंद लिखा हुआ है। ये शासक है वो नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसने, ये जो शासक था ये बड़ा ही भोग विलासी था और जो जनता थी, मगध साम्राज्य की जो जनता थी उस पर अत्यधिक कर भार इसने सौंप दिया था कि अधिक से अधिक कर लूटता था। और इस प्रकार इसके अत्याचारों से संपूर्ण जो प्रजा थी वो बड़ी ही दुखी थी, बड़ी पीड़ित थी। और जनता एक ऐसे, वहाँ की जो प्रजा थी वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के अत्याचारों से उसे मुक्ति दिलाए और अखंड भारत के सपने को साकार करे। और यूनानी शासक जो सिकंदर था, जिसने भारत पर इसी के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था, उससे इसको मुक्ति दिलाए। इसकी आस लगाए बैठी मगध साम्राज्य की प्रजा। और इस प्रकार इसी समय भारत के राजनीतिक नवमंडल में एक नए सूर्य का उदय हुआ, एक नए वंश का उदय हुआ। और वहां पे आचार्य चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था, उनकी सहायता से मौर्य वंश का युवक, मौर्य वंश का व्यक्ति, मौर्य वंश का प्रथम और मौर्य वंश का संस्थापक जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य ने है वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके और मगध साम्राज्य, जो मगध महाजनपद था, उसको अपने कब्जे में लिया और वहां पे अपने मौर्य वंश की है वो स्थापना की। यहां पे जब धनानंद शासन कर रहा था तो उस समय इसी के शासन काल में यूनानी शासक अलेक्जेंडर, बाद में उसको फारस के अंदर नाम दिया था सिकंदर, तो सिकंदर ने है वो भारत पर आक्रमण किया। एक तरफ पश्चिमी भारत में सिकंदर की गतिविधियां बहुत ही बढ़ रही थी और वो एक एक करके संपूर्ण भारतीय राज्यों को अपनी ओर मिला रहा था और वो सोने की चिड़िया भारत पर कब्जा जमाने के लिए और उसको अपने अधीन करने के लिए वो यूनान से यहाँ आया था। लेकिन तक्षशिला के आचार्य श्री विष्णुगुप्त, कौटिल्य, एक ही नाम है, चाणक्य, इन्होंने शपथ ली थी कि कैसे भी करके हमारे देश को, हमारे भारत देश को इस जो सिकंदर था उसके अधीन नहीं होने देना है। और इसलिए वो वहां से, उस समय भारत के अंदर एक ही सबसे बड़ा शक्तिशाली राजवंश था, नंदवंश, यानी मगध महाजनपद था, वो बड़ा शक्तिशाली था। और आचार्य चाणक्य वहां से मगध गए और वहां के शासक धनानंद के सामने ये प्रार्थना की कि एक विदेशी आक्रांता हमारे देश को लूटने आ रहा है, हमारे देश को नष्ट करने आ रहा है, हमें उसे रोकना है। परंतु धनानंद ने उल्टा क्या किया, आचार्य चाणक्य का अपमान किया। और आचार्य चाणक्य ने उसी समय अपने शिखा, अपनी जो चोटी थी उसको खोल करके ये शपथ ली कि जब तक मैं मगध साम्राज्य और तुम्हारे नंद वंश, जो तुम्हारा नंद वंश है,
इसको जब तक समाप्त नहीं कर देता और मगध साम्राज्य पर एक नए वंश, एक नए व्यक्ति, एक नए सम्राट को जब तक नहीं बैठा देता, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा और मैं उस विदेशी को रोक करके ही रहूंगा। और उन्होंने ये शपथ पूरी भी की। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो अखंड भारत का सम्राट बन सकता हो और अखंड भारत के सपने को साकार करता हो, और उनके इस सपने को साकार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने बहुत कोशिश की धनानंद को हराने की, लेकिन वे कई बार असफल भी हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कह दिया कि आचार्य अब मुझसे नहीं होता, लेकिन आचार्य बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि और प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कहा कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, चल एक बार और कोशिश करते हैं। तो वे जब वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक माँ एक छोटे से बच्चे को खाना खिला रही है, और जो बच्चा था वो जो रोटी थी उसको बीच में से तोड़ रहा था, तो वो तोड़ नहीं पा रहा था। तो माँ ने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, खाना खाना है तो इसके जो किनारे से वहां से रोटी को तोड़ो। तब आचार्य को समझ में आया और चंद्रगुप्त को समझ में आया कि यदि हमें मगध साम्राज्य और जो नंद वंश है इस पर यदि कब्जा जमाना, इसको अपने अधीन करना है, तो हमें किनारों, इसको बीच में से नहीं तोड़ना है, इनको किनारों से इसके जो साम्राज्य है, जो छोटे छोटे राज्य है, उनको अपने अधीन करना है, उनको कब्जे में करना पहले, तभी हम मगध साम्राज्य को और इस नंद वंश को समूल नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार नंद वंश को समाप्त करके आचार्य चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने है वो मगध साम्राज्य में अपने मौर्य वंश की नींव डाली और मौर्य वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं कि ईसा पूर्व 326 के लगभग मगध का शासक एक विलासी व अयोग्य, विलासी था, अयोग्य था, यानी उसको शासन संभालने की शक्ति उसमें नहीं थी, राजा बनने के लक्षण जो गुण थे वो उसमें नहीं थे, और नंद वंश का अंतिम शासक था, वो सबसे अंतिम लास्ट वाला। नाम था उसका धनानंद, कहीं मिलता है, कई जगह उसे घनानंद भी कहते हैं। वो राज्य कर रहा था कब? ईसा पूर्व 326 के मगध में नंद वंश का राज था, और उसका अंतिम शासक था वो था धनानंद, घनानंद, जो कि एक विलासी और अयोग्य शासक था। और इसी के शासन काल में, इसी धनानंद के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और सबसे पहले झेलम नदी के किनारे बसे जो पौरव राष्ट्र था उससे सिकंदर की भिड़ंत हुई, और वहां के जो राजा थे पौरस, और पौरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसमें पौरस के अद्भुत शक्ति और साहस को देख करके सिकंदर भी हैरान रह गया और उनको उनका राज्य वो वापस कर दिया था। तो इसी धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रजा, जो मगध साम्राज्य की प्रजा थी, वो धनानंद के अत्याचारों और अधिक कर भार से असंतुष्ट थी। धनानंद ने क्या किया? धनानंद ने अपनी जो प्रजा थी वो धन का बड़ा शौकीन है, नाम था धनानंद, तो उसको धन का बड़ा शौकीन था। तो उसने क्या किया? अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने के लिए उसने अपने मगध साम्राज्य की प्रजा पर बहुत सारे अधिक कर सौंप दिए कि इतने कर आपको देने ही पड़ेंगे, यदि वे नहीं देते तो जबरन उनसे वसूल कर देते थे, उन पर अत्याचार करते। तो इस प्रकार धनानंद के इन अत्याचारों से और अधिक कर भार से वहां की जनता थी, वहां की प्रजा थी, वो दुखी थी, असंतुष्ट थी। प्रजा धनानंद से मुक्ति पाने के लिए एक ऐसे सम्राट, एक ऐसे राजा की आस लगाए बैठे थे जो उन्हें इस संकट से बाहर निकाले और अखंड भारत के सपने को साकार करे। अब प्रजा एक ऐसे व्यक्ति की आस लगाए बैठी थी जो धनानंद के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाए और जो अखंड भारत का सपना है उनको साकार करे। एक ऐसे व्यक्ति का आस लगाए बैठी थी मगध साम्राज्य की प्रजा। मगध व संपूर्ण भारतवर्ष का यह सपना साकार भी हुआ, जल्दी ये साकार हुआ। और आचार्य चाणक्य, जिनका दूसरा नाम था कौटिल्य और तीसरा नाम था विष्णुगुप्त,
आचार्य चाणक्य की मदद से उनका जो शिष्य था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को मार करके एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। क्या किया? आचार्य चाणक्य की मदद से। आचार्य चाणक्य बहुत ही विद्वान थे और उनकी मदद से उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जो नंद शासक था जिसका नाम था धनानंद, उसको मार करके और वहां पे उसको हरा करके और मगध के अंदर एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था मौर्य वंश। आगे लिखा हुआ है कि मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना करने वाला प्रथम व्यक्ति था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये वहां का शासक कब बना? ये शासक बना 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा और 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने है वो सिंहासन यानी सिंहासन पर बैठा और राज्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने कौन? आचार्य चाणक्य। तो आचार्य चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के क्या थे? सम्राट थे। और इस प्रकार अंतिम नंद शासक धनानंद को हरा करके तथा आचार्य की सहायता से केवल 25 वर्ष की उम्र में है वो मगध का शासक बना। केवल 25 वर्ष की, मात्र 25 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की मदद से है वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके है वो ये राजा बना था। और उसके बाद में चंद्रगुप्त ने अखंड भारत के अभियान को सफल बनाया और सबको एकता के सूत्र में पिरोए। जब ये राजा बन गए तो आचार्य चाणक्य का अब तक सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राज्य, भारत बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, बंटा हुआ था, खंड खंड था भारत। और आचार्य चाणक्य का ये प्रतिज्ञा लेख थी कि मैं अखंड भारत के सपने को साकार करूंगा और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ये सपना साकार करके दिखाया और संपूर्ण भारत को एक कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के आगे के अभियानों को हम पढ़ते हैं कि इसी के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। पहले किसने किया था? सिकंदर ने किया था। किसके शासनकाल में? धनानंद में। लेकिन बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना तो उसके शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर था, उसका सेनापति था। अभी हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत के सपने को साकार किया, लेकिन इसी के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि सिकंदर को आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर के इतना परेशान किया कि वो झेलम नदी के दूसरे किनारे से ही वापस लौट गया। तो अपने जो सम्राट थे उनके हार का प्रतिशोध लेने के लिए सेल्यूकस ने वापस भारत पर आक्रमण किया और उस समय भारत का जो सम्राट था, राजा था, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और उससे पहले कौन था? धनानंद था। तो सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय यहाँ का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध के अंदर सेल्यूकस निकेटर को क्या होना पड़ता है? पराजित होना पड़ता है, वो हार जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर को, जो तत्कालीन वहां का शासक था, उसको हरा देता है। और हराने के बाद में सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर के बीच में संधि होती, एक संधि होती, संधि पत्र। अब इस संधि के अनुसार
क्या क्या शर्तें रखी गई कि सेल्यूकस ने 500 हाथी के बदले, यानी दोनों के बीच में संधि होती है और संधि के अंदर क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और इस 500 हाथी के बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया? पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। यानी ये जो भाग है पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र, ये 500 हाथी के बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को वापस लौटा दिए। और क्या किया? और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, सेल्यूकस की जो पुत्री थी, बेटी थी, जिसका नाम था हेलेना, क्या नाम था? हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था? धनानंद की बेटी, इसके दुश्मन की बेटी, शत्रु की बेटी, जिसका नाम था दुर्धरा, उससे विवाह किया था। उससे पहले दुर्धरा और उसके बाद में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से है वो कर दिया था। उसके बाद में और क्या किया? इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपना जो राजदूत था, जिसका नाम था मेगस्थनीज, सेल्यूकस का जो राजदूत था जिसका नाम था मेगस्थनीज, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। ये उस संधि के अनुसार ये शर्तें थे। सेल्यूकस ने 500 हाथी के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र था वो है वो चंद्रगुप्त को वापस लौटा दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। उसके बाद में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य विस्तार था, यानी इसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो हम पढ़ते हैं कि इनका साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब और गंगा यमुना का जो मैदान है वहाँ तक, उसके बाद में बिहार, बंगाल और हमारे यहाँ पास में गुजरात तक, विंध्य, मध्य प्रदेश के आसपास की पहाड़ियों और उसके बाद में कश्मीर तक साम्राज्य विस्तार था चंद्रगुप्त मौर्य का। इतना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में हमें जानकारी मिलती है तमिल ग्रंथों से। तमिल ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। तमिल ग्रंथ कौन कौन से? अहनानुरु और मुर्नानुरु, दो तमिल ग्रंथ थे। अहनानुरु और मुर्नानुरु के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। जो दक्षिण भारत था उन पर भी चंद्रगुप्त ने विजय अभियान है वो चलाए थे। और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। किस धर्म की? जैन धर्म की। किसने ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आचार्य का नाम क्या था? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला कहाँ आया हुआ है? वर्तमान मैसूर के अंदर। वर्तमान जो मैसूर है वहाँ पे ये स्थित है श्रवण बेलगोला। वहाँ पे उपवास करके अपने शरीर को है वो त्याग देते हैं। जैन धर्म के अंदर क्या होता है कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था में उनका शरीर जब काम साथ देना छोड़ देता है तो वे अपने आप को स्वयं को कमरे में बंद कर लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और जब तक मृत्यु उनको वर्ण नहीं कर लेती तब तक वे कुछ खान पान नहीं करते, अपना शरीर है वो छोड़ देते हैं। ये होता है उपवास। तो उन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली आचार्य भद्रबाहु से और 298 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोला मैसूर में उपवास करके अपने शरीर को है वो त्याग दिया था। और ये यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआत से लेकर के उनके 298 ईसा पूर्व तक ये उनकी यात्रा रही, उनके जीवन काल की यात्रा रही है, जिसमें उन्होंने वो प्रसिद्धि हासिल कर ली जो शायद आज तक कोई भी सम्राट नहीं कर पाया होगा। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में। उनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। अब बिंदुसार ने मौर्य वंश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा।
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य वंश का अगला जो राजा बना उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का नया शासक बना और 272 ईसा पूर्व तक इन्होंने है वो शासन किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और इनके उत्तराधिकारी थे। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचैटस कहते थे। बिंदुसार को क्या कहते थे? अमित्रोचैटस। कौन? यूनानी लेखक। वायु पुराण के अंदर बिंदुसार को भद्रशाल और जैन ग्रंथों के अंदर सिंहसेन के नाम से वो जाना गया है। बिंदुसार को वायु पुराण के अंदर क्या नाम दिया है? भद्रशाल। और जैन ग्रंथों के अंदर बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से वो जाना गया है। एक ग्रंथ है दिव्यावदान। दिव्यावदान के अनुसार इनके शासन काल में, किसके? बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए थे। कितने? 2 विद्रोह हुए। और इन विद्रोह को दबाने के लिए, इन विद्रोह का दमन करने के लिए सबसे पहले किसको भेजा? अशोक को। और अशोक के बाद में सुसीम को भेजा। और ये अशोक और सुसीम कौन है? ये बिंदुसार के पुत्र थे, अशोक और सुसीम। सम्राट अशोक, महान अशोक, ये बिंदुसार के ही पुत्र थे। तो इन विद्रोह का, तक्षशिला में होने वाले विद्रोह का दमन करने के लिए सबसे पहले अशोक को भेजा और उसके बाद में सुसीम को भेजा। यूनानी राजदूत डायमैकस इन्हीं का दरबारी व्यक्ति था। यानी एंटियोकस प्रथम ने यूनानी राजदूत, अपने जो दरबारी था डायमैकस, उनको बिंदुसार के दरबार में भेज दिया था। और इसी प्रकार प्लिनी के अनुसार, जो प्लिनी विद्वान थे, इनके अनुसार मिस्र नरेश, मिस्र का जो राजा था, सम्राट था, वहां का शहंशाह था, जिसका नाम था फिलाडेल्फस, उन्होंने भी डियानिसियस, व्यक्ति का नाम क्या था? डियानिसियस को बिंदुसार के दरबार में है वो भेजा था। ये कुछ विदेशी राजदूत थे, वो अपने भारत के बारे में जानने के लिए यहाँ पे भारतीयों के दरबार में आए। और यहाँ पे एक तो यूनानी राजदूत था डायमैकस, एंटियोकस प्रथम ने भेजा, और दूसरा मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने अपना जो व्यक्ति था जिसका नाम था डियानिसियस, इनको भी बिंदुसार के दरबार में है वो भेजा था। इस प्रकार बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में उनका पुत्र अशोक है वो अगला शहंशाह, अगला सम्राट बनता है। और अशोक मौर्य सम्राटों में सबसे महान माना गया है। केवल मौर्य सम्राट, केवल मौर्य वंश में ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी सम्राट हुए हैं उन सब में अशोक को है वो महान माना गया है। अशोक ने, वैसे इनके बारे में कहा गया है कि जैन ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि इन्होंने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मौर्य वंश की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था। इसके बारे में, अशोक के बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। अशोक का धर्म और अशोक ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में आपको पढ़ना है, जो पढ़ाया गया उसको समझना है, और केवल आपका ध्यान पूरे एकाग्रचित होकर के आप इन्हें पढ़ें। और यदि किसी प्रकार को, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या